समर्थित आतंकवाद और लद्दाख में भारत चीन के बीच उपजे गतिरोध पर बैठक में हुई चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोविड काल के बाद की दुनिया में कामयाब बने रहने का एकमात्र मंत्र है अपने कौशल को बनाए रखना और नई चीजों को सीखने का जज्बा रखना। कौशल भारत मिशन की 5वीं वर्षगांठ पर पीएम ने कहा, अब तक 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को किया गया प्रशिक्षित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीमा पर रक्षा तैयारियों की जानकारी के लिए कल से 2 दिनों के दौरे पर जाएंगे लेह और श्रीनगर। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे भी रहेंगे साथ। असम और बिहार में बाढ़ का कहर जारी। असम के 30 जिलों के 40 लाख लोग प्रभावित, 66 लोगों की मौत। बिहार में भी कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त। राजस्थान में कांग्रेस के भीतर राजनीतिक रस्साकशी जारी। कांग्रेस पार्टी ने पायलट सहित 19 विधायकों के खिलाफ अनुशासनहीनता का दिया नोटिस। पायलट ने कहा, नहीं छोड़ेंगे कांग्रेस। देश में कोरोना को हराने वाले लोगों की संख्या में लगातार इजाफा। रिकवरी रेट बढ़कर हुआ 63.23%। बिहार में आज से 15 दिन का पूर्ण लॉकडाउन। बेंगलुरु में भी शुरू हुआ 7 दिन का लॉकडाउन। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कहा कि निगरानी उपकरण प्रदान करने वाली चीनी प्रौद्योगिकी कंपनियों के कर्मचारियों पर विदेश मंत्रालय लगाएगा वीजा प्रतिबंध। ब्रिटेन द्वारा चीन के 5G प्रौद्योगिकी प्रदान करने वाली हुवेई कंपनी पर प्रतिबंध लगाने के 1 दिन बाद अमेरिका ने लिया यह फैसला। नमस्कार और अब देखते हैं समाचार विस्तार से। कोरोना महामारी के चलते मार्च महीने में टल गए भारत यूरोपीय संघ सम्मेलन को वर्चुअल तरीके से आयोजित किया गया, जिसे पीएम मोदी ने संबोधित किया। पीएम मोदी ने दोनों पक्षों के सहयोग को विश्व शांति और स्थिरता के लिए जरूरी बताया तो कोरोना समेत वैश्विक चुनौतियों पर मिलकर काम करने की जरूरत पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों पक्षों के सहयोग को दुनिया के हित में करार दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को 15वें भारत ईयू शिखर सम्मेलन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत की। ये सम्मेलन ऐसे समय में हुआ जब पूरी दुनिया कोविड-19 जैसी घातक महामारी से जूझ रही है। लिहाजा भारत और ईयू के लिए बैठक का मुख्य केंद्र भी यही था। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि भारत और ईयू की साझेदारी का वैश्विक समुदाय के लिए एक साथ मिलकर काम करना संकट की इस घड़ी में महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। कोविड-19 के बाद आर्थिक क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर नई समस्याएं उत्पन्न हो गई। इसके लिए डेमोक्रेटिक राष्ट्रों के बीच अधिक सहयोग की आवश्यकता हम सब महसूस करते हैं। आज हमारे नागरिकों की सेहत और समृद्धि दोनों ही चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर पर विभिन्न प्रकार के दबाव है। ऐसे में भारत ईयू पार्टनरशिप आर्थिक पुनर्निर्माण में और एक मानव केंद्रित और मानवता केंद्रित ग्लोबलाइजेशन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। पीएम मोदी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन और स्वच्छ ऊर्जा जैसी बड़ी चुनौतियां भी भारत की प्राथमिकता हैं। यूरोपीय निवेश और भारत के अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में तकनीक को लेकर ईयू की संभावनाओं का भी जिक्र हुआ। बैठक में व्यापार और निवेश के मुद्दों पर भी बात हुई। तत्कालीन चुनौतियों के अलावा क्लाइमेट चेंज जैसे लॉन्ग टर्म चैलेंजेस भी हम दोनों के लिए ही प्राथमिकता है। भारत में रिन्यूएबल एनर्जी के उपयोग को बढ़ाने के हमारे प्रयत्नों में हम यूरोप के इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी का आमंत्रण करते हैं।
यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने कहा कि भारत और ईयू ऐसे लोकतंत्र हैं जो समान मूल्यों को साझा करते हैं। उन्होंने आतंकवाद जैसी गंभीर चुनौती से निपटने के लिए बहुपक्षीय सहयोग के बढ़ावे पर बल दिया। India and the EU are great democracies. We share common values. We also believe that multilateral commitments needs to be boosted and supported to combat global challenges, whether it's stability, security, combating terrorism, and so on. And so, Prime Minister, I also want to I'm not only very happy to see you in this video conference, but also want to take this opportunity to express the wish to really see this partnership with India as a political one covering multiple facets of our relationships, but is also a stable, structured, essential partnership, a structural partnership. This is how we see it. सम्मेलन की पूर्व संध्या पर भारत और ईयू ने नागरिक परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया। परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग और शोध के लिए हुआ यह समझौता दशकों से लंबित था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत यूरोपीय संघ सम्मेलन पर विदेश मंत्रालय ने प्रेस ब्रीफिंग कर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा का शांति और विकास के लिए उपयोग करने को लेकर अहम समझौता हुआ है। The leaders also welcomed the conclusion of an agreement between Euratom, which is the European Atomic Energy Community, and India for cooperation in research and development in the fields of peaceful uses of nuclear energy. उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी को लेकर भी सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। यूरोपीय संघ ने वैक्सीन अनुसंधान और उसे बनाए जाने को लेकर भारत की भूमिका को सराहा। Recognizing each other's strength and mutual synergies, such as our role in pharmaceuticals and research, the EU and India agreed to intensify cooperation in response to the coronavirus, including on accessibility and affordability of COVID-19 tools. Both President Michel and President von der Leyen greatly appreciated the timely assistance provided by India in terms of supply of medicines to EU countries. They sought India's active engagement in the initiative of universal and affordable vaccines for all. भारत को दुनिया के लिए ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल बनाने के सपने को सच करने के लिए शुरू किए गए स्किल इंडिया मिशन की कल 5वीं वर्षगांठ थी। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि देश इस दिशा में बहुत आगे बढ़ा है और कोरोना जैसी चुनौतियों के बीच भी इस दिशा में कई स्तर पर अवसरों को खोजा गया है। उन्होंने युवाओं से अपने कौशल विकास को हमेशा बढ़ाते रहने की अपील भी की। लोग मुझसे पूछते हैं कि आज के दौर में बिजनेस और बाजार इतनी तेजी से बदलते हैं कि समझ ही नहीं आता रिलेवेंट कैसे रहा जाए। कोरोना के इस समय में तो ये सवाल और भी अहम हो गया है। साथियों, मैं इसका एक ही जवाब देता हूं। रिलेवेंट रहने का मंत्र है स्किल, रीस्किल और अपस्किल। विश्व युवा कौशल दिवस के साथ ही कौशल भारत मिशन की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित डिजिटल स्किल कॉन्क्लेव के जरिए देश के युवाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये संदेश दिया है। संदेश नया कौशल सीखने का, उसको मांझने और कौशल को आगे बढ़ाने का भी। स्किल को आत्मनिर्भर भारत अभियान की ताकत बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश के युवाओं के पास पूरी क्षमता है। तेजी से बदलती हुई आज की दुनिया में अनेक सेक्टरों में लाखों स्किल्ड लोगों की जरूरत है। विशेषकर स्वास्थ्य सेवाओं में तो बहुत बड़ी संभावनाएं बन रही है। यही समझते हुए अब कौशल विकास मंत्रालय ने दुनिया भर में बन रहे इन अवसरों की मैपिंग शुरू की है। कोशिश यही है कि भारत के युवा को अन्य देशों की जरूरतों के बारे में उसके संबंध में भी सही और सटीक जानकारी मिल सके।
किस देश में हेल्थ सर्विस में नए द्वार खुल रहे हैं, किस देश में कौन से सर्विस सेक्टर में क्या डिमांड बढ़ रही है, इसमें जुड़ी जानकारी अब तेजी से भारत के युवाओं को मिल सकेगी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में ज्ञान और कौशल के बीच के अंतर को भी सामने रखा। उन्होंने कहा कि 5 साल में कौशल भारत मिशन से स्थानीय और विश्व दोनों ही स्तर पर रोजगार प्राप्त करने के अवसर बढ़ गए हैं। आज भारत में नॉलेज और स्किल दोनों में जो अंतर है उसे समझते हुए ही काम हो रहा है। आज से 5 साल पहले आज के ही दिन स्किल इंडिया मिशन इसी सोच के साथ शुरू किया गया था। इसका मकसद यही था कि यूथ को नॉलेज के साथ ही स्किल भी मिले, कौशल भी मिले। इसके लिए देश भर में सैकड़ों प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र खोले गए, ITI की संख्या बढ़ाई गई, उनमें लाखों नई सीट्स जोड़ी गई। इस दौरान 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को स्किल डेवलपमेंट किया जा चुका है और ये अभियान निरंतर जारी है। कुशल कामगारों और नियोक्ताओं की मैपिंग तैयार करने के लिए हाल में ही लॉन्च किए गए पोर्टल का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे घर लौटे प्रवासी श्रमिकों सहित अन्य कामगारों को आसानी से नौकरी पाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही नियोक्ताओं को भी माउस को क्लिक करते ही कुशल कर्मचारियों से संपर्क करने में काफी आसानी होगी। हर साल 15 जुलाई को मनाए जाने वाला विश्व युवा कौशल दिवस इस वर्ष वर्चुअल मोड में मनाया गया। लाखों की संख्या में प्रशिक्षुओं के व्यापक नेटवर्क सहित प्रणाली के सभी हितधारकों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। सुधाकर दास की रिपोर्ट, DD न्यूज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 17 जुलाई को लद्दाख का दौरा करेंगे। इस दौरान राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर भी जाएंगे। उनके साथ सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी होंगे। 17 जुलाई को राजनाथ सिंह लद्दाख का दौरा करेंगे और 18 जुलाई को वो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर का दौरा करेंगे। इस महीने की शुरुआत में 3 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख का दौरा किया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने वहां अग्रिम पोस्ट पर जवानों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया था। पीएम ने थल सेना, वायुसेना और ITBP के जवानों से मुलाकात की थी। भारत चीन सीमा पर तनाव के बीच प्रधानमंत्री ने परोक्ष रूप से कड़ा संदेश दिया था। हालांकि मंगलवार को कोर कमांडर स्तर की चौथे दौर की वार्ता दोनों देशों के बीच हुई। ये बैठक मैराथन बैठक रही और 14 घंटे से ज्यादा चली। भारत ने चीन को 2 टूक शब्दों में कहा कि चीन को पैंगोंग एरिया में फिंगर 8 से पीछे जाना होगा। साथ ही सैनिकों की तैनाती कम करने के लिए भी अपनी शर्तें रखी। राजस्थान का राजनीतिक उठापटक अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। सचिन पायलट ने स्पष्ट किया है कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस नेता व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पर अपने हमले बढ़ा दिए हैं। पायलट ने अभी भी अपने अगले कदम को लेकर खुलासा नहीं किया है। इस बीच पायलट के 18 समर्थक विधायकों के यहां नोटिस चिपका दिया गया है। शुक्रवार तक उनसे जवाब मांगा गया है। और इस बारे में और जानकारी के लिए जयपुर से हमारे संवाददाता मुरारी गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुरारी, स्वागत है आपका। मुरारी, जिस तरीके से राजस्थान कांग्रेस में ये संकट गहराता जा रहा है, इस बीच सचिन पायलट ने कहा है कि वो बीजेपी में भी शामिल नहीं होंगे, तो क्या ताजा अपडेट्स हैं इस पूरे मामले को लेकर और आज दिन भर किस तरह की गतिविधियां रहने की उम्मीद है? क्या किसी तरह की मीटिंग्स होने वाली हैं? तजिंदर, अगर राजस्थान की राजनीतिक घटनाक्रम की बात करें तो निश्चित रूप से यहाँ अस्थिरता का दौर लगातार जारी है। कल 2 महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए, जिसमें पहला था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान। उन्होंने जैसा आप बता भी रहे थे कि बहुत तीखे हमले सचिन पायलट पर किए हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि जो नई पीढ़ी के नेता है उनकी अभी रगड़ाई नहीं हुई, जिसका मतलब है उन्होंने अभी संघर्ष नहीं किया, इसलिए वो इस तरह के कदम उठा रहे हैं। उन्होंने आरोप भी लगाया कि वो जो विपक्षी पार्टी है उनके साथ मिलकर उनकी सरकार गिराने का षड्यंत्र पिछले कई महीनों से रच रहे थे। लेकिन इसे कहीं न कहीं एक बैलेंस करने की कोशिश की सुरजेवाला ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस का आला कमान है वो लगातार पिछले 5 से 10 दिन से लगातार
दर्जनों बार सचिन पायलट को आमंत्रित कर चुका है और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के दरवाजे उनके लिए खुले हुए हैं। दरअसल ये बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि सचिन ने जो कल बयान दिया था कि वो पार्टी नहीं छोड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ेंगे, तो इसके बीच में ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्होंने सुरजेवाला ने कहा कि यदि सचिन को लगता है कि उनके पास विधायक दल की में बहुमत है तो वो आए यहाँ साबित करें और अपना जो अधिकार है वो ले सकते हैं। तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि सचिन को मनाने की कोशिशें अभी भी जारी हैं। तीसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने कल एक बैठक की जिसमें वहां के वरिष्ठ नेता है वो शामिल हुए। उन्होंने जो अभी विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से नोटिस जारी किए गए हैं 19 विधायकों को, उस पर उन्होंने सवाल उठाया। तो उनका कहना था कि ये जो व्हिप का नोटिस उल्लंघन का नोटिस जारी किया है, ये विधानसभा की कार्रवाई के दौरान यदि नोटिस जारी किए थे तो उनको माना जा सकता है, पर चूंकि यह विधानसभा की कार्रवाई नहीं चल रही है, एक रिसोर्ट में मीटिंग हो रही है, वहां वो विधायक नहीं है, मौजूद नहीं है, इसलिए उन पर यह कार्रवाई करना जो विधानसभा के कानून है उनका कहीं न कहीं एक उल्लंघन है। तो तजिंदर कहा जा सकता है कि लगातार उठापटक का दौर जारी है। भारतीय जनता पार्टी पूरे जो प्रकरण है उस पर नजर गड़े हुए हैं। हालांकि उनका ये मानना है कि जो अशोक गहलोत सरकार है वो कहीं न कहीं अल्पमत में है। क्योंकि राजनीति के एक संभावनाओं का खेल है, जी। तो असली जो परीक्षण है वो फ्लोर टेस्ट में ही होगा और उसमें जो डाटा आएगा उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। तजिंदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुरारी इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। तो राजस्थान में कांग्रेस के लिए मुश्किलें अभी भी बरकरार हैं। देखना होगा कि आज दिन भर किस तरह से घटनाक्रम, किस तरह से इस मामले में चीजें आगे बढ़ती हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु में 14 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक टोटल लॉकडाउन लगाया है, जो कि शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में है। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाएं और पहले से तय परीक्षाओं की छूट दी गई है। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य के सभी जिलों में आज से यानी 16 से 31 जुलाई तक संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया गया है। दरअसल बिहार में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर 10 जुलाई से ही आंशिक लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन आज से शुरू होने वाला लॉकडाउन काफी अहम होगा और अधिकांश प्रतिष्ठान बंद रहेंगे और सिर्फ जरूरी सेवाओं की ही अनुमति होगी। बिहार में बाढ़ की स्थिति नाजुक बनी हुई है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि मानसून की अक्षीय रेखा के बिहार से खिसक जाने के कारण अब अगले कुछ दिनों में वर्षा में कमी आएगी, लेकिन दक्षिण पश्चिम बिहार में वज्रपात और तेज बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं चंपारण के बगहा दियारावर्ती क्षेत्र में बाढ़ से बांध क्षतिग्रस्त हो गया है। बाढ़ का पानी घुसने से दियारा में तबाही मच गई है। रेल लाइन के लिए अधिग्रहित जमीन के कच्चे बांध को गंडक नदी की मूर्तिधार ने अपने आगोश में ले लिया है, जिससे बांध पर बसे दर्जनों परिवारों के सामने कई मुश्किलों का पहाड़ टूट गया है। बांध पर दियारा के निचले इलाकों से कई परिवार शरण लिए हुए हैं। बताया जा रहा है कि भारत नेपाल सीमा पर स्थित वाल्मीकि नगर गंडक बराज से बीती रात 3.30 लाख क्यूसिक पानी छोड़ा गया। इसके बाद गंडक नदी में उफान के चलते बाढ़ और कटाव जैसे हालात निचले इलाकों में पैदा हो गए। लोग मवेशियों के साथ बांध पर शरण लिए हुए हैं। पिपरासी प्रखंड के मधौली, मछहा, भुईधरवा सहित दर्जनों गांवों में बाढ़ का सैलाब आ गया है। और बिहार में लॉकडाउन और बाढ़ की स्थिति पर ताजा जानकारी के लिए पटना से बात करते हैं अपने संवाददाता सलमान हैदर से। सलमान, लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन से पहले अगर बिहार बाढ़ की बात कर ली जाए तो किस तरह के हालात हैं वहां पर? हालांकि मौसम विभाग का ये कहना है कि अगले कुछ दिनों में बारिश कम हो सकती है। देखिए, मौसम विभाग ने जो कल अपनी वार्निंग में थोड़ी सी तब्दीली की है, उसके अनुसार जो पूर्वी उत्तर प्रदेश से लगा हुआ बिहार का इलाका है वहां पर बारिश ज्यादा होने के चांसेस हैं। बाकी जो अक्षीय रेखा है, जो एक्सेस लाइन है वेदर की मानसून की, वो थोड़ा सा खिसक के उत्तर प्रदेश की तरफ चली गई है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ इलाका है वहां पर ज्यादा बारिश और बिजली गिरने की संभावना जताई है। हालांकि अभी सेंट्रल बिहार और जो बाकी के नॉर्थ बिहार के इलाके हैं जहां पे बाढ़ का पानी काफी आ गया था पहले, अब बारिश में कमी होने की वजह से पिछले 2 दिनों से वहां बारिश काफी हल्की हो गई है।
लेकिन जहां तक बात करें, जैसा कि आपने खबरों में भी बताया कि जो बेतिया के दियरा के इलाके थे वहां पे पानी भर गया है, क्योंकि गंडक बैराज से 3.5 लाख क्यूसेक पानी कल भी छोड़ा गया है। तो इस वजह से जो पानी भरा है, और सबसे बड़ी मुसीबत जो अभी बाढ़ के कारण लोगों को झेलनी पड़ रही है कि जो निचले इलाके के लोग थे वो तटबंधों पर आकर शरण लिए हुए थे। अब उनके सामने मुसीबत ये है कि वो तटबंध भी अब कटना शुरू हो गए हैं। जी एक चौड़ी सड़क के बजाय एक पतली सी रेखा रह गई है उनके लिए रहने के लिए, जी और वो झोपड़ी झुग्गी बनाकर पॉलिथीन की शीट डाल करके अपने मवेशियों के साथ वहां है। तो ऐसा बहुत सारे जो दरभंगा का इलाका है वहां पर भी और चंपारण में भी ये स्थिति देखने में आ रही है। सलमान, साथ ही लॉकडाउन भी बढ़ा दिया गया है 31 तारीख तक, तो इसको लेकर किस तरह की तैयारियां हैं? वहीं इसी बीच जो राहत कार्य हैं वो किस तरह से चल रहे हैं? किस तरह की परेशानियां उनके लिए आ सकती हैं लॉकडाउन के दौरान? देखिए, जो बाढ़ पीड़ित इलाके हैं उनकी स्थिति थोड़ी सी अलग है। वहां एनडीआरएफ की टीमें लगी हैं और प्रशासन ने नावें भी लगा रखी हैं, और कहीं से अभी अभी नाव की कमी की सूचना नहीं है। लोग अपने गांवों से निकल कर नावों के जरिए आ रहे हैं, अपनी जरूरत का सामान ले रहे हैं, और फिर प्रशासन भी उन तक अनाज और जो बाकी जरूरी चीजें हैं वो पहुंचाने का काम काफी पहले से कर रहा है। लेकिन जो शहर हैं, जैसे अभी पिछले 10 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक लगभग 20 जिलों में लॉकडाउन था। लेकिन उसको बढ़ाने का कारण ये है कि स्थिति संभल नहीं रही थी, लोग अनुशासित नहीं थे, लोग मान नहीं रहे थे, और वो बाजारों में जो भीड़ आ रही थी उसके कारण प्रशासन को ये लगा कि अब ये स्थिति नियंत्रण में नहीं आएगी। और पिछले 3-4 दिनों से कोरोना के मामले, जो संक्रमित मामले पाए जाने की जो बात थी, वो काफी संख्या में बढ़नी शुरू हो गई थी। इसलिए प्रशासन ने, राज्य सरकार ने सभी 38 जिलों में लॉकडाउन लगा दिया है, जी जो 31 तक जारी रहेगा। इस दौरान जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी, जी और जी सड़कों पे खास तौर से केवल बसों को मना किया गया है, लेकिन जो निजी वाहन हैं वो जरूरत पर निकल सकते हैं, ऑटो और टैक्सी भी चलते रहेंगे। जी सलमान, मोहल्लों बहुत की बहुत कुछ शुक्रिया इस दुकानें भी जानकारी खुलेंगी। को हम जी। तक पहुंचाने के लिए। यकीनन लॉकडाउन वहां पर बढ़ा दिया गया है और बहुत से इलाके ऐसे भी हैं बिहार में जो बाढ़ का प्रकोप झेल रहे हैं। और पूर्वोत्तर राज्य असम में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से आई बाढ़ ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। राज्य के 26 जिलों की 93 राजस्व सर्किल में 3,376 गांव पानी में डूबे हुए हैं। पिछले 24 घंटों में बाढ़ का पानी कुछ नए इलाकों में प्रवेश करने की वजह से राज्य में 35,73,564 लोग प्रभावित हुए हैं। बरपेटा जिला राज्य में बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित है, जहां तकरीबन 5.5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। राज्य के गोपालपाड़ा और मोरीगांव जिले में भी तकरीबन 4-4 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है। राज्य में पिछले 24 घंटों में 7 और लोगों की मौत के साथ ही इस मौसम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 66 तक पहुंच गई है। राज्य की नदियां खतरे के निशान से लगातार ऊपर बह रही हैं, जिसकी वजह से 1,27,000 हेक्टेयर फसली भूमि को नुकसान पहुंचा है। गुवाहाटी शहर में ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हालांकि राष्ट्रीय आपदा बल एनडीआरएफ और राज्य आपदा बल एसडीआरएफ के नेतृत्व में 180 बोट्स के साथ राज्य भर में राहत और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। अब तक तकरीबन 3,991 लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। और इस पर और अधिक बात करने के लिए हमारे संवाददाता गुवाहाटी से कमल बोरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, किस तरह की स्थिति है इस वक्त असम में और किस तरह के राहत और बचाव कार्य चल रहे हैं वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए परिस्थिति अभी भी गंभीर बना हुआ है। जो लास्ट इवनिंग को जो लास्ट फ्लड रिपोर्ट असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की ओर से जो जारी किया गया था, उसके हिसाब से आपने जैसे बताया 26 डिस्ट्रिक्ट अभी भी बाढ़ पीड़ित है, 35 लाख से भी अधिक लोग बाढ़ पीड़ित है। तो ये जो आंकड़ा है, ये आंकड़ा को देखते हुए कोई भी बता सकता है कि परिस्थिति कितना गंभीर है। लेकिन यहाँ पे एक चीज दिखने को मिला है, 24 आवर्स में लास्ट बारिश में थोड़ा सा कमी दिखने को मिला है, इंटेंसिटी में थोड़ा सा कमी आया है, जिसके कारण जो नदियां है असम में, जो भी नदियां है लगभग 9 डिस्ट्रिक्ट में, जो भी ब्रह्मपुत्र के साथ साथ जो भी ट्रिब्यूटरीज है, जिया, भदोली, धनसिरी, बेकी और ये कुशियारा, जितने भी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है नदियां है, सभी नदियों में पानी अभी भी जो डेंजर लेवल से ऊपर ही बह रहा है। लेकिन उसमें जो स्टेबिलिटी आया है, जो पानी बढ़ रहा था उसमें थोड़ा सा स्टेबिलिटी कई जगह जगह पे दिखने को मिला है। अगर लेकिन बाढ़ के
हालात, जबकि पानी अभी भी डेंजर लेवल के ऊपर से ही है, तो इसलिए हम परिस्थिति को अभी भी गंभीर ही बताएंगे। लेकिन जी। बारिश की कमी की वजह से जो ये सुधार देखने को मिला है आज के डेट में, यही एक पॉजिटिव चीज देखने को मिल रहा है। जहां तक राहत की बात है, एनडीआरएफ के लोग एसडीआरएफ के साथ मिलकर और साथ में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो भी राहत कर्मी है उनके साथ मिलकर वो लोग राहत कार्य चला रहे हैं। लेकिन इसमें और एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा, जो कोविड-19 के जो वर्तमान हालात है, वो हालात के साथ वो लोग जो एक स्पेशल सूट पहन के सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके ये राहत कार्य वो लोग चला रहे हैं, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के लोग, जो ये काफी सराहनीय जी, विषय है। जी। और इसी के साथ सिर्फ राहत कार्य ही नहीं, जो ये कोविड-19 के जो जरूरत के जो सामान है, मास्क डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रोग्राम है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से, ये भी साथ साथ में चला रहे हैं। तो बिल्कुल, इसलिए तो दोहरी जो भी भूमिका कार्य है, निभा रहे हैं ये राहत कर्मी। बहुत बहुत शुक्रिया कमल इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। तो हालात अभी भी गंभीर हैं, लेकिन बारिश में असम में कुछ इलाकों में कमी आई है, जिससे थोड़ी राहत लोगों के लिए जरूर है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब बात मुंबई की। मुंबई में अभी तक कुछ स्थानों पर भारी बारिश के साथ अलग अलग स्थानों पर भी काफी तेज बारिश हुई है। इस तरह मुंबई में 10 सेंटीमीटर से अधिक बारिश हो चुकी है, जबकि बांद्रा में 20 सेंटीमीटर, सांताक्रूज में 17 सेंटीमीटर, महालक्ष्मी में 13 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 6 घंटों में मुंबई के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी है। और इस पर और अधिक बात करने के लिए मुंबई से हमारी संवाददाता श्यामा मिश्रा हमारे साथ जुड़ गई हैं। श्यामा, अगले 6 घंटे मुंबई के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं। क्या ताजा स्थिति और किस तरह के इंतजाम है राहत और बचाव के लिए? जी, फिलहाल की अगर स्थिति की बात करें तो जिस तरीके से इंटेंसिटी कम हुई है बारिश की कल के बाद से, तो जो वाटर लॉगिंग के भी जितनी समस्या थे वो सारी समस्या निकल चुके हैं। निचले इलाके थे जो साइन, परेल, हिंद माता, ये सभी इलाकों में से पानी निकल चुका है वहां पर। लेकिन जो झुग्गी झोपड़ियां होती हैं लो लाइंग एरियाज में या लो एरियाज में लोकेलिटीज होती हैं, वहां पर पानी भर जाता है, तो वो निकालने में अभी भी समस्या आ रही है। बहरहाल अगर हम फिलहाल स्थिति की बात करें, जिस तरीके से सारे प्रिपरेशंस किए हुए हैं, तो मुंबई पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है सी फेस के किनारों पे, बीचेस के किनारों पे। साथ ही बीएमसी हर जगह पर लगी हुई है, जो लो लाइंग एरियाज हैं वहां पे मशीन्स लगाए हुए, पंप्स लगाए हुए हैं। उनके साथ ही ये भी बीएमसी के ऑफिशियल्स भी लगे हुए हैं, वहां के पर्सनल लगे हुए हैं। स्टैंड बाय पे भी मुंबई पुलिस की टीम लगी हुई है कि अगर सिचुएशन हाथ से निकलती हुई नजर आती है कहीं पे, तो वो काम पर लग जाएंगे। लेकिन फिलहाल की अगर स्थिति बात करें तो सिचुएशन काफी कंट्रोल में है। और ओवरऑल अगर हम फोरकास्ट की बात कर लें तो कल के बाद में जो रेड अलर्ट इशू किया था, आज वो अलर्ट ऑरेंज में आ चुका है, यानी कि इंटेंसिटी कम हो गई है और कुछ ही जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया श्यामा इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। तो रेड अलर्ट जो था वो ऑरेंज अलर्ट में तब्दील कर दिया गया है। थोड़ी राहत की बात जरूर है मुंबई वासियों के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने घोषणा की है कि अमेरिकी विदेश विभाग हुवेई जैसे चीन की टेक कंपनी के कर्मचारियों पर वीजा प्रतिबंध लगाएंगे। उन्होंने आसियान देशों का समर्थन करते हुए इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर समाधान किए जाने का समर्थन किया। The United States has a Huawei announcement of our own today. The State Department will impose visa restrictions on certain employees of Chinese technology companies like Huawei that provide material support to regimes engaging in human rights violations and abuses globally. दुनिया भर में कोरोना वायरस महामारी का कहर जारी है। इससे सबसे ज्यादा प्रभावित शीर्ष देशों में अमेरिका, ब्राजील, भारत, रूस और पेरू हैं। विश्व भर में अब तक इससे 1 करोड़ 35 लाख के करीब लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि इससे करीब 5,82,600 लोगों की मौत हो चुकी है। 75,22,000 से अधिक लोग इस महामारी को मात दे चुके हैं। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में 2,19,000 संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। सर्वाधिक प्रभावित देश अमेरिका में कोरोना संक्रमितों की संख्या 34,91,000 से अधिक हो चुकी है। वहीं इससे मरने वालों की संख्या 1,37,300 के करीब है। अमेरिका में इससे 10,76,000 के करीब लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं 19,66,000 से अधिक मामलों के साथ ब्राजील संक्रमण के मामले में दूसरे स्थान पर है। ब्राजील में अब तक 75,366 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 13.50 लाख लोगों ने इस बीमारी को अब तक मात दी है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।
As novel coronavirus spreads around the world, where does research on a vaccine stand?